वेलकम टू राज नोत्राज आइस। सो नाउ वी आर बैक और अब हम जो है अपना द हिंदू एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ये आप फर्स्ट पेज पे देख रहे हैं। ओके, तो एज सच कुछ खास इस पेज पे न्यूज़ नहीं है। अब इंडिया स्टिल फार फ्रॉम हर्ड इम्यूनिटी। ओके, तो हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट अभी बहुत दूर है। ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब है कि कुछ लोगों के अंदर जो है ये वायरस थोड़ा थोड़ा फैल जाए और फिर वो इम्यून हो जाएं, क्योंकि उनके अंदर अपने आप ही एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी। तो जब ज़्यादा लोगों में जो है वो एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी तो फिर वायरस के फैलने के जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, तो ये हर्ड इम्यूनिटी का आइडिया था। अच्छा, अब इसके अलावा एज सच कुछ खास नहीं है। तो नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट जो हैं वो ये इन्फॉर्मेशन जो है ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है ना, उसके अंदर, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन वैसे पूछ लेते हैं एसएससी या और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर। ओके, ये चीज़ें। अब आप आगे देखिए कि फोर्थ पेज पे एज सच कुछ नहीं है, फिर आप सीधा आ जाइए एडिटोरियल पेज पे। सो वी विल बी कवरिंग दिस ग्रोथ कंपल्जन्स फिस्कल अर्थमेटिक। ओके, तो एक डायलेमा है जिसको जो है हम यहाँ पे इन्होंने एड्रेस किया है कि कैसे सिचुएशन ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखो, फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ रहा है। ओके, और गवर्नमेंट को उसको भी कंट्रोल रखना है, फिर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है और साथ साथ ग्रोथ को भी बढ़ाना है। तो ये डायलेमा जो है एट प्रेजेंट गवर्नमेंट फेस कर रही है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ों को बैलेंस आउट करना जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। ओके, बट इन्होंने कुछ सजेशन दिए हैं एट लास्ट, और स्टैटिस्टिक्स के साथ जो है इन्होंने पूरा का पूरा ये एडिटोरियल रखा है। तो काफ़ी स्टैटिस्टिक्स लेडन जो है ये एडिटोरियल है, तो इसके अंदर आप इसको देख लेना, ठीक है ना। वी विल बी कवरिंग दिस। अच्छा, इसके अलावा एज सच इस पेज पे नहीं है। नेक्स्ट पेज की अगर हम बात करें, वेयर इज़ द सेंटिनल गार्डिंग आवर राइट्स, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये सवाल इन्होंने उठाया है। ओके, दुष्यंत दवे ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर हैं और इन्होंने कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट ने अभी फंक्शन किया है पिछले 3-4 सालों के अंदर और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। ओके, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। अच्छा, देन द बेनिफिट ऑफ कार्बन टैक्स, वी विल बी कवरिंग दिस ऑल्सो। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो तो हमें कवर करनी ही होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ खास इस पेज पे एज सच जो है नहीं नज़र आ रहा। आप जो है इसको ज़रूर एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेना, ठीक है। सैंडलवुड फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है कुछ डिजीज़ का मामला है यहाँ पे। ओके, सो आप इसको एक बार जो है इसको पढ़ लेना अपने लेवल पे। अच्छा, फिर आप इसको आ जाइए न्यूज़ पेज नंबर 10 के ऊपर, और यहाँ पे देखिए इलेक्शन बॉयकॉट की बात चल रही है, बिकॉज दे आर डिमांडिंग कि उनको शेड्यूल 6 के अंदर डाला जाए। शेड्यूल 6 के जो बेनिफिट्स हैं वो जो हैं लद्दाखी लोग डिमांड कर रहे हैं, उनको मिलने चाहिए। ओके, तो ये पूरी कहानी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आप इधर आ जाइए, यहाँ पे एज सच कुछ खास नहीं है। ओके, सो पीछे अगर हम चलें पेज नंबर 10 के ऊपर, तो इधर भी जो है पॉलिटिकल गेम जो कि फार्म बिल को लेके चल रहा है उससे रिलेटेड है। फिर इसको जो है देख लेना एक बार, हम लोग इसको वैसे कवर भी करेंगे। तो जिममैक्स जो है, ओके, इंडिया और जापान की एक्सरसाइज हुई है जिममैक्स 20, और इसके अंदर जो भी एक तरीके से नेवल शिप्स ने पार्ट लिया है उसको भी आप नोट डाउन कर लेना। जो भी नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट है, मतलब सीडीएस के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो जिममैक्स 20 के अंदर कौन से नेवल वेसल्स ने पार्ट लिया है उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जिमैक्स एक्सरसाइज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और फिर दूसरा इसका स्ट्रैटेजिक जो आस्पेक्ट है कि कैसे जो है इसके अंदर भी सिग्नलिंग है कि इंडिया एंड जापान दे आर मूविंग क्लोज, काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, क्योंकि दोनों को ही चाइना से थ्रेट है, ठीक है, ये एंगल। अच्छा, फिर अगर हम चलें तो वर्ल्ड वाले पेज के ऊपर, तो इसके अंदर क्लैश इरप्ट बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान। सो अर्मीनिया अजरबैजान के आसपास की वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं, इनके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। ओके, सो प्रीलिम्स एंड ट्रिक जो है ये इन्फॉर्मेशन आपका बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। लास्ट ईयर का एक क्वेश्चन भी एड्रेस करेंगे, क्या था वो क्वेश्चन। देन महिंद्रा स्टेटमेंट ऑन मोदी मीट साइलेंट ऑन 13A। ओके, ये 13A जो है डेवोल्यूशन ऑफ पावर का मामला है कि कैसे जो है प्रोविंसेस को कुछ पावर्स देने की बात थी, ठीक है। ये इंडिया श्रीलंका अकॉर्ड साइन हुआ था। ओके, ये 1987 में साइन किया गया था, ठीक है ना, जिसके तहत
ऐसा अमेंडमेंट जो है किया जाना था, मतलब किया गया था और उसको लागू करवाना था, बट ये इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ है। श्रीलंका के अंदर इसको पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो पावर्स जब डिवॉल्व हो जाएंगी तो तमिल पॉपुलेटेड जो रीजन है उनके पास थोड़ी ऑटोनॉमी आ जाएगी कि वो अपने आप को जो है अच्छे से गवर्नेंस प्रोवाइड कर पाएंगे अपने लोगों के लिए। ये कंपोनेंट है, ओके। लेकिन ये अब साइलेंट है इसके अंदर। तो मैंने कल भी परसों भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वहाँ पे उसके अंदर प्रो सिन्हला लोग ज़्यादा हैं और वो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि कैसे भी करके तमिल्स जो हैं नॉर्दर्न रीजन के अंदर जो रह रहे हैं वो स्ट्रोंग हो जाएं, ओके। वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते, तो ये गड़बड़ चल रही है उधर, ओके। सो नाउ विल स्टार्ट आवर डिस्कशन इन डिटेल। तो थोड़ा डिटेल में चलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी विश एवरी वन ऑफ यू, ओके। रोहित गुड मॉर्निंग, प्राखर गुड मॉर्निंग, नेहा गुड मॉर्निंग, मनीषा गुड मॉर्निंग, दिया गुड मॉर्निंग, शांतनु गुड मॉर्निंग, देबशीष वोडाफोन का शेयर 13% इंक्रीज हुआ है, होना ही था, ओके। देवशीष गुड मॉर्निंग, सुभाष गुड मॉर्निंग, मोहित गुड मॉर्निंग, प्रमोद जयराम जी की सर, ओके। चलिए, सुमंता गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार। सूरज गुड मॉर्निंग, दीपक गुड मॉर्निंग, शुभम गुड मॉर्निंग, शांतनु गुड मॉर्निंग, सनी राम राम, ओके। अभिषेक गुड मॉर्निंग, शिविका गुड मॉर्निंग, ओके। सो मैंने सबको जो है विश कर दिया। सो फर्स्ट सेशन ऑफ विश जो है वो पूरा हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ओके। पवित्रा गुड मॉर्निंग, थजुमा गुड मॉर्निंग, ओके। सो इंडिया जापान नेवीज मैच स्किल्स इन नॉर्दर्न अरेबियन सी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग के अंदर कि ये CDS के अंदर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो GMAX 20 को नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, पूछ सकते हैं उसके अंदर, और यहाँ पे कुछ जिन नेवल शिप्स में पार्ट लिया है उसके बारे में आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, जैसे INS चेन्नई है। अब INS चेन्नई जो है वो स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि UPSC प्रीलिम्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, प्रीलिम्स 2016 का पेपर, उसके अंदर INS अस्त्रधारिणी, ओके, INS अस्त्रधारिणी ये क्या है, इस टाइप का सवाल जो है UPSC ने बना के पूछा था, ठीक है। तो ये थोड़ा आइडिया हमें लेके चलना है। अब यहाँ पे INS चेन्नई का नाम यहाँ पे मेंशन्ड है, तो चेन्नई एक स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर है, ठीक है। देन INS तरकश का नाम मेंशन्ड है। वो सारे नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है जी। ऐसे बस ये 3-4 नाम हैं, इसको नोट डाउन कर लेना अलग से ताकि थोड़ा आइडिया रहे, क्योंकि 2016 प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया था। अब वैसा क्वेश्चन अगर दोबारा आपसे पूछ लिया तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूं। एक नोमेनक्लेचर होता है नेवी के अंदर, एक नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है, ओके। अब ये आपको मैं बता रहा हूं, सर्च मारना कि नेमिंग ऑफ नेवल वेसल्स, ये इंटरनेट पे सर्च मारना नेमिंग ऑफ नेवल वेसल्स, ओके। तो उसके अंदर 2017 का इंडियन एक्सप्रेस का एक वो मिलेगा आपको, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल मिलेगा, वो आर्टिकल आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उसके अंदर ये बताया गया है कि इंडियन नेवी की जितने भी वेसल्स होते हैं उनके नाम कैसे रखे जाते हैं। तो अगर आपको वो पता लग गया तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको वो पता लग गया तो, क्योंकि जितने भी नाम हैं सबका पता लग जाएगा उसमें, ठीक है जी। तो ये आप जरूर देख लेना, अभी के अभी सर्च मारना, ठीक है, सारे नाम पता लग जाएंगे उसके अंदर, फिर आप आइडिया भी लगा पाओगे कि कौन सा स्टेल्थ डेस्ट्रॉयर है और कौन सा क्या है, ठीक है। ये होता है, और अगर नहीं हो तो हम जो है वो कभी उसको डिस्कस भी कर सकते हैं, कल डिस्कस कर लेंगे या परसों डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये मेरे को इमीडिएटली स्ट्राइक कर रहा था, तो मैंने आपको वो बता दिया कि सोर्स कहाँ पे है उसका, ओके। सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट। क्लैशेस इरप्ट बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान, तो वहाँ पे जो है जंग उनकी छिड़ी है, ठीक है जी। अब हमारे लिए काम की चीज़ क्या है, हमारे लिए काम की चीज़ है कि ये मैप, कि क्या कौन सा मैप है। तो ये वाटर बॉडी की अगर हम बात करें, ये आपका हो गया ब्लैक सी, ठीक है, और ये हो गया आपका कैस्पियन, ओके, और ये नीचे आ गया आपका मेडिटरेनियन, ठीक है जी। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये है आपका अर्मीनिया और ये है अजरबैजान। तो पहली चीज़ क्या याद रखोगे आप कि अर्मीनिया इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री। कहीं पे भी मैच द फॉलोइंग के अंदर अगर अर्मीनिया दिखता है किसी वाटर बॉडी के सामने तो उसको नहीं सही करना, ठीक है, वो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये याद रखना। दूसरा, अजरबैजान जो है वो कैस्पियन सी के साथ सटा हुआ है।
ओके, नीचे उसके ईरान लगता है, ऊपर रशिया भी लगता है, और जॉर्जिया और अर्मीनिया, ये 4 कंट्रीज के साथ वो बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ पे आप ये प्रीलिम्स 2019 का क्वेश्चन देखो, दिस इज द प्रीलिम्स 2019 क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पे वाटर बॉडीज मेंशन है और सामने लिखे हैं बॉर्डरिंग कंट्रीज, वाटर बॉडीज एंड बॉर्डरिंग कंट्रीज। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग करके। अब यहाँ पे अर्मीनिया अगर मैं कहीं पे डाल दूं तो आप समझ जाना कि वो तो किसी के सामने हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट्स अ लैंडलॉक्ड कंट्री। ओके, तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बना के डाल सकते हैं वो। ये थोड़ा बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, और इस हिसाब से सारे आपको याद भी रखने होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, कि कैस्पियन सी के आसपास के कंट्रीज कौन से हैं, देन ब्लैक सी के आसपास कौन से कंट्रीज हैं, बिकॉज सब कुछ जो है यहाँ पे मेंशन हुआ है इन्होंने। काफी डाइवर्स टाइप का क्वेश्चन था, सिर्फ एक पर्टिकुलर वाटर बॉडी पे कन्फाइंड नहीं था, 5 एक साथ पूछ लिए थे उन्होंने। तो इट इज मोर कंफ्यूजिंग, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर ऑप्शंस उन्होंने थोड़े इजी डाले थे, बट डिफिकल्ट भी बनाए जा सकते हैं। ओके, फर्दर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड की जा सकती है, तो ये समझना आपको। सो नाउ विल मूव टू आवर एडिटोरियल सेक्शन। तो जल्दी से एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर अभी हम बढ़ते हैं। सो वैष्णवी सर, मुझे नोटिफिकेशन नहीं आया वीडियो का, आज तो आना चाहिए। ओके, गोल्डी गुड मॉर्निंग, योगित गुड मॉर्निंग, दीपक गुड मॉर्निंग, मनप्रीत गुड मॉर्निंग, सूचंद गुड मॉर्निंग, राखी गुड मॉर्निंग। ओके, तो चलिए अब इस पे हम चलते हैं आज के एडिटोरियल पे जो इन्होंने कहा है। तो पहली बात, सी रंगराजन साहब, इन्होंने जो है ये एडिटोरियल लिखा है, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, तो इनको डायरेक्टली आप कोट कर सकते हो, जो भी स्टैटिस्टिक्स जो है इन्होंने एडिटोरियल में बताए हैं, और काफ़ी स्टैटिस्टिक्स लेडन जो है ये एडिटोरियल है। तो देखिए, इकोनॉमी का जब भी आप क्वेश्चन करेंगे जीएस पेपर 3 के अंदर, ओके, मेंस जीएस पेपर 3 के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करें, तो आप ये एक बात का ध्यान जरूर रखना कि स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उसके अंदर। तो जो भी बात आप कर रहे हो, वट एवर पॉइंट यू आर पुटिंग, इट शुड बी बैक बाय सम स्टैटिस्टिक्स। ओके, क्योंकि इकोनॉमी है, नंबर गेम है वो, तो वो आपके आंसर में भी जरूर नजर आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर हाईली जेनरिक हो जाएगा। ओके, तो जेनरिक आंसर होगा तो देन यू विल गेट 2.5 मार्क्स आउट ऑफ 10, ऐसे नंबर मिलेंगे एंड कुछ भी नहीं होगा उससे। ओके, तो थोड़ा जो है आंसर की क्वालिटी ऐसे बढ़ाई जाती है नंबर्स डाल के। तो जैसे ये बता रहे हैं कि इंडिया की जो अभी कॉन्ट्रैक्शन हुई है 23%, आपको पता है, ठीक है ना, ये नंबर आपसे छुपा नहीं है। ओके, और रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो उसकी रेंज इंडिया की बताई जा रही है -5.8। ओके, और गोल्डमैन सैक जो है वो कह रहे हैं कि -14.8। अब इसके अंदर भी डेविएशन है। तो ओईसीडी जो है उन्होंने ये कहा है कि इंडिया की प्रोजेक्शन क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगी -10.2% की फिस्कल ईयर 21 के अंदर। ओके, तो ओईसीडी एक रिलायबल बॉडी है जिसके स्टैटिस्टिक्स को आप कोट कर सकते हो। अच्छा, अब ऐसी सिचुएशन है और बात है कि हमें चाहिए कि सरकार पैसा खर्च करे। ओके, इकोनॉमिक सिचुएशन वारंट्स एनहांस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे डायलेमास हैं, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा हम नहीं खर्च कर सकते। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आप ज़्यादा स्पेंड करोगे तो इन्फ्लेशन बढ़ने का चांस होगा, ठीक है, इन्फ्लेशन की सबसे बड़ी मार किस पे पड़ती है? पुअर के ऊपर। ओके, इन्फ्लेशन बढ़ेगा जरूरत से ज़्यादा। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट वो भी बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम है कि ग्रोथ को बढ़ाना है तो स्पेंडिंग करनी भी जरूरी है, तो इसको बैलेंस आउट करना है, यही डायलेमा है और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, तो ये पूरी कहानी है। अब जैसे ये बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का क्या बताया, इन्फ्लेशन कितना है, 6.7% चल रहा है अगस्त के अंदर। ओके, और पूरे ईयर का तो ये बोल रहे हैं इट विल बी क्लोज टू 7%, जो कि ठीक ठाक ज़्यादा है। मतलब आइडियली हम प्रेफर करते हैं कि हमारे यहाँ पे हो ये रेंज, ठीक है, 4 to 6 इतना तक जो है एक्सेप्टेबल है, बट ये 7 जा रहा है तो इट मीन्स ये ज़्यादा है और इसकी मार जो है पुअर पे सबसे ज़्यादा पड़ती है अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो। ओके, सो जैसा बताया कि बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब नहीं होगी क्योंकि एग्रीकल्चर थोड़ा ठीक ठाक काम कर रहा था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट सर्विसेज वगैरह उनमें पैसा खर्चा जा रहा था। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये बताई है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, बाकी जो सर्विसेज हैं वहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्शन आया है, -10.3 का कॉन्ट्रैक्शन। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो भी फिस्कल स्टिमुलस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया वो इनइफेक्टिव हो गया। ओके, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? एडिशनल खर्चा,
बट आपका ओवरऑल स्पेंडिंग ही कम हो गई कि इन जगहों पे सर्विसेज जो है वो भी कम हो गई। तो जो एडिशनल स्पेंडिंग आप सोच रहे थे कि इकोनॉमी को रिवाइव करेंगे वो इनइफेक्टिव हो गया। ठीक है, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है। और आगे जाके सिचुएशन और खराब होने वाली है फिस्कल डेफिसिट की, खासकर रीजन बीइंग क्या, क्योंकि एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हमारा और रेवेन्यू आ ही नहीं रहा है, कोई भी रेवेन्यू नहीं आ रहा, बिजनेस एक्टिविटी इतनी अच्छे से चली ही नहीं। रीजन बीइंग लॉकडाउन, सब कुछ रुका हुआ था, तो सरकार के पास कैसे रेवेन्यू आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा एम्फेसिस किस पे है, मिनिमाइज दिस शार्प कॉन्ट्रैक्शनरी मोमेंटम। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, इसको जैसे भी कैसे करके हमें मिनिमाइज करना है। ओके, अदरवाइज आप ये मान के चलिए कि इसका इम्पैक्ट बहुत लंबा चलने वाला है और स्टेट और सेंट्रल दोनों के रेवेन्यू जो है इस पे जरूर इम्पैक्ट होंगे और कम भी होंगे, और ये प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि सोशल स्पेंडिंग वो सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट को करनी होती है, हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करना है, तो रेवेन्यू नहीं आएगा तो कैसे स्पेंड किया जाएगा। ठीक है, ये प्रॉब्लम। ओके, सो अच्छा, जो आपके बजटरी एस्टिमेट्स होते हैं वो कुछ एजम्पशन पे बेस्ड होते हैं। तो हमने जब कोरोना नहीं था, तो जब बजट आया था फेब के अंदर, तब ये एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि हमारी नॉमिनल जो इनकम ग्रोथ होगी वो 10% के आसपास होगी, लेकिन यहाँ पे तो हालत उल्टी हो रही है, -10.3 बोल रहे हैं। ओके, तो मतलब आपके बजटरी एस्टिमेट जितने भी आपने लगाए सब जो है उसमें शॉर्टफॉल आएगा। और कितना शॉर्टफॉल बता रहे हैं कि हमें जो है 5 लाख करोड़ के राउंड कम टैक्स मिलेगा, 5 लाख करोड़। ओके, ये शॉर्टफॉल है और यही स्टैटिस्टिक्स आपको एज इट इज अपने आंसर में लिखने हैं कि सपोज करो क्वेश्चन किसी भी पे बेस्ड है तो आप उसको ये जरूर मेंशन करना कि इस साल तो 5 लाख करोड़ का शॉर्टफॉल एक्सपेक्ट किया जा रहा है, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू स्पेंड। ओके, एंड आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कोविड फैक्टर शुड बी पार्ट ऑफ योर आंसर। कोविड फैक्टर, आप कुछ भी आंसर लिखो उसका पार्ट जरूर होगा, आपकी सोसाइटी से लेके आपकी इकोनॉमी तक सब कुछ इससे इंपैक्ट हुई है, तो ये भूल मत जाना अपने आंसर में। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको ये बोल रहे हैं कि कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट अगर सेंटर और स्टेट का जोड़ें तो वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है। ओके, तो एक लिमिट इन्होंने सजेस्ट की है। तो पहली चीज़ तो ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम देखें तो फिस्कल डेफिसिट लमसम 8.8% ऑफ जीडीपी रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच इज़ वेरी हाई। ओके, अच्छा, फिर आगे इन्होंने बताया कि अगर हम स्टेट का भी जोड़ दें तो 13.8% ऑफ जीडीपी के राउंड फिस्कल डेफिसिट होगा। ओके, अब ये इतना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है, इसके लिए फंड्स अरेंज करना, इसको कहीं ना कहीं से आपको भरना पड़ेगा, वो डायलेमा है। आप नोट की प्रिंटिंग भी नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि आरबीआई की आप जो है रुपये की प्रिंटिंग स्टार्ट कर दो, कि नोट छापने शुरू कर दो, ठीक है ना, उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ओके, तो ये गड़बड़ है। फाइनली इन्होंने भी लास्ट में कुछ ऐसा सॉल्यूशन नहीं दिया, आप देखना आगे। भाई इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से पैसा लाया जाए। ठीक है जी। तो बताया इन्होंने ये है कि फिस्कल डेफिसिट कितना तक जा सकता है। तो जैसे ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है, आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिलीज करता है, और ये प्रीलिम्स के लिए आप याद रख लेना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय आईएमएफ। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपकी प्रीलिम्स के लिए आपने नोट डाउन कर ली कि आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज करता है। उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि फिस्कल डेफिसिट इंडिया का 12% ऑफ जीडीपी रहने वाला है। ओके, और मतलब सब कुछ अगर लगा लें तो ये 14% का स्टैटिस्टिक्स ये दे रहे हैं, ठीक है ना, तो विच इज़ वेरी मतलब हाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा, और आरबीआई डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे हेल्प करेगा इसको देखते हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि सीधा जो है हम नोटों की छपाई करें, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन, ठीक है, नोट छाप दें उतने के और वो पैसा मार्केट में आ जाएगा, एक ये तरीका होता है। लेकिन वैसा हमें नहीं करना, ठीक है भाई, उसके अंदर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा है कि आरबीआई के पास अभी भी ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे, ठीक है, और बाकी चीज़ें करे आरबीआई, मतलब सीआरआर, एसएलआर, वो सारी चीज़ें जो हैं उनमें कम करें, ठीक है ना, तो भी पैसा थोड़ा जो है मार्केट में जाएगा, इट विल ऐड लिक्विडिटी टू द मार्केट। ओके, ये एक मेथड है आरबीआई का, ऑटोमेटिक मोनेटाइजेशन दूसरा मेथड है। अच्छा, अब बात ऐसी है, सवाल ये उठता है कि कितना जो है हमें मोनेटाइज करना है। ओके, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन से भी लड़ना है, ये आप समझना।
हमें कितना मोनेटाइज करना है, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन से भी लड़ना है, एंड दिस इज अ सीरियस डायलेमा। ठीक है। दूसरी समस्या, इकोनॉमी को रिवाइवल लेके आना है। अगर आप चाहते हो इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, देन वी नीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑल्सो। ओके, सो ये एक डिबेट अब चल रही है, तो ये आप अपने आंसर के अंदर ऐसे बनाना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये प्रेजेंट जो है डिबेट है, इन्फ्लेशन है एक तरफ, दूसरी तरफ आपको इकोनॉमिक, ठीक है, ग्रोथ को भी ऊपर बढ़ाना है, ये समस्या है। ठीक है, इन्फ्लेशन आ गया, इकोनॉमिक ग्रोथ का एंगल हो गया। ओके, और फिर एक कंपोनेंट है आपका फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ठीक है, इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ये है डायलेमा सरकार के सामने। ओके, और तीनों को एक साथ एड्रेस करना है गड़बड़ वाला काम। या तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा, ठीक है जी। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करेंगे तो फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की चिंता नहीं करेंगे, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, सारा कुछ गवर्नमेंट रन हो जाएगा। ये कुछ गड़बड़ है जिसको हमें डील करना है। तो आप ये ट्रायंगल एज सच बना देना अपने आंसर के अंदर, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट और ग्रोथ, तीनों को एक साथ चलाना है। इट विल बी डिफिकल्ट। ओके, तो फाइनली देखो इन्होंने क्या सजेस्ट किया, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू कीप द कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट एट 14% ऑफ जीडीपी एंड फाइंड वेज टू फाइनेंस इट। ओके, मतलब इनको भी नहीं पता कि क्या वेज हो सकते हैं फाइंड आउट करने के। ये एक जनरल सा सजेशन इन्होंने दिया है, सिर्फ एक जनरल सा सजेशन इन्होंने दिया है। ठीक है, कि क्या वेज हैं वो इन्होंने भी नहीं सजेस्ट किए कि पैसा कहां से आएगा। ओके, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी एक जनरल सी स्टेटमेंट पे एंड कर गए। देखो, सो आप भी अपने आंसर के अंदर इनका यूज करना कि रंगराजन साहब ने भी ये बोला कि फिस्कल डेफिसिट जो है 14% पे रखो करंट ईयर का, और उसके बाद उसको फाइंड करो कि उसको कैसे फाइनेंस करना है। ये आप अपने आंसर में भी एज इट इज सजेशन लिख सकते हो। ओके, सो प्रबलिन गुड मॉर्निंग, स्वप्निल गुड मॉर्निंग, जगमीत गुड मॉर्निंग, Sonam, good morning. Okay, so Udki, how are they exempting big companies loan? No one is exempting big companies loan. Exempting नहीं हो रहा, exemption नहीं हो रहा. See, I'll tell you one thing. Okay, so liquidity को increase करना होता है मार्केट में. How do you increase liquidity in market? ठीक है. अच्छा, अब इसके दो तरीके होते हैं. One side is supply side. Okay, one is डिमांड साइड. ठीक है, सप्लाई साइड इज डन विद द हेल्प ऑफ लोन्स, डिमांड साइड इज डन बाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी. ओके, कि लोगों के हाथ में डायरेक्टली पैसा दे दो, यू विल पुट मनी इन द पॉकेट्स ऑफ पीपल. ये होता है डिमांड साइड का एंगल. ठीक है, अब गवर्नमेंट, व्हाट गवर्नमेंट डिड, वी कंसंट्रेटेड ऑन सप्लाई साइड. ये जितने भी पैकेज आए ना हमारे यहाँ पे, आत्मनिर्भर पैकेज एंड ऑल, ओके, दोज वर वी वर फोकसिंग ऑन सप्लाई साइड, डिमांड साइड पे नहीं गया. तो हमने जो है कंपनीज को फाइनेंस किया है, एंड विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, इफ आप अगर चाहते हो कि आपकी इकोनॉमिक साइकिल चल पड़े, ओके, इकोनॉमिक साइकिल रिवाइव हो जाए, देन यू हैव टू गिव सपोर्ट टू बिग कंपनीज. ओके, सो स्पेशल सर्कमस्टांसिस में कंपनीज को लोन देना जरूरी होता है. इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड. ओके, देयर इज नो हार्म इन दैट, एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग. एट द एंड ऑफ द डे ये कंपनीज ही हैं, दे आर गोइंग टू क्रिएट जॉब्स एंड ऑल. हमारा जो यूथ है उसके लिए नौकरियां यही बनाएंगी. ओके, अच्छा, थजुमा, हाउ सर, हाउ कैन आई प्रिपेयर नोट्स इन हिस्ट्री सर? सी, हिस्ट्री इज नॉट माई फोर्टे. राज सर इज देयर टू एक्सप्लेन दैट. राज सर के सेशन आप अटेंड कर सकते हो. ओके, यू कैन डायरेक्टली कॉल हिम. सो सजल गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. अभिषेक सर, करंट अफेयर्स कितने ईयर्स का करना होगा? अभिषेक कुमार, करंट अफेयर्स का ट्रेंड बदल रहा है. ठीक है ना, करंट अफेयर्स मोस्टली स्टूडेंट पूछ रहे हैं कितने ईयर्स का करना होगा. सो अगर आप 2018 का ट्रेंड देखो, 2019 का प्रीलिम्स का ट्रेंड देखो, तो समवेयर अराउंड 1.5 ईयर्स तक का तो होगा ही, क्योंकि कुछ भी डिपेंड नहीं कर रहा करंट अफेयर्स पे. जैसे इकोनॉमिक वेस्ट रूल 2016 में आए थे, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है आपसे 2019 के अंदर. ओके, सो यू नेवर नो कैसे सवाल किस तरीके के किए जाएंगे. ठीक है जी, ये सारी चीज़ें. विल मूव टू नेक्स्ट नाउ. हम जो है अब बचाएंगे अपने जुडिशरी का, देखते हैं क्या इन्होंने बताया है. ठीक है जी, तो चलिए. तो सबसे पहली चीज़ आपको ये मालूम होनी चाहिए कि मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है. ठीक है ना, मास्टर ऑफ रोस्टर. ओके, सो
ये ओके, मास्टर ऑफ रोस्टर क्या होता है? तो इट रेफर्स टू प्रिविलेज ऑफ चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट बेंचेस टू हियर केसेस। ठीक है, तो बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये पावर होती है कि वो डिसाइड करें कि किस बेंच के अंदर कौन से जज जाएंगे और वो कौन सा केस सुनेंगे। ओके, तो ये इसको बोल देते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर। ठीक है, और ये इशू कैसे डिबेट में आया था? ये हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, देख लो आप, 2018 के अंदर। दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज कंडक्टेड इन 2018। ओके, सो हमारे जजेस जो हैं वो खुद ही आ गए थे पब्लिक डोमेन के अंदर अपने चीफ जस्टिस के अगेंस्ट। तो तब काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया था और वहीं इनका जिक्र है। सो आई थॉट दैट यू शुड हैव आइडिया अबाउट ऑल दीज इंसिडेंट्स। ओके, तो ये सारे इंसिडेंट हुए हैं और आपको आइडिया ज़रूर होना चाहिए। तो ये पूरी कहानी थी। अब हम जो है ये एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो जैसे ये बोल रहे हैं कि सेंटिनल कैसे हमारे राइट्स को गार्ड करेगा। अब यहाँ पे सेंटिनल क्या है? ये है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मिसिंग है, सुप्रीम कोर्ट अपना काम ढंग से नहीं कर रहा। दिस इज व्हाट ही इज पॉइंटिंग आउट। ओके, एंड रिपीटेडली फेल हो रहा है और पब्लिक का ट्रस्ट, और पब्लिक जब ट्रस्ट नहीं करती तो फिर आप मान के चलिए कि गवर्नेंस पे जरूर इंपैक्ट होता है। ओके, और पब्लिक डोमेन में ये सारी बातें बार बार आ रही हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखो ये क्या कह रहे हैं कि पीके घोष वर्सेस जेजी राजपूत, ये एज इट इज, ये आपके नोट्स का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो भी आप अपने आंसर में लिखो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के केसेस को अगर आप कोट करते हो तो आपको मार्क्स एक्स्ट्रा जरूर मिलेंगे। ओके, सो व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज पॉइंटेड आउट, credibility in the functioning of justice delivery system and reasonable perception of the affected parties are relevant consideration to ensure continuance of public confidence। ठीक है, भी जनता का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आप जस्टिस को यह दिखाना चाहते हैं कि वो क्रेडिबल जस्टिस है और इम्पार्शियल जस्टिस है, लोग विश्वास नहीं करेंगे तो फिर जस्टिस वो नहीं माना जाएगा। ठीक है जी। फिर दूसरी चीज ये लिखते हैं कि जस्टिस इज सीन टू बी डन। ठीक है, सिर्फ कोर्ट फैसला दे दे ऐसा नहीं होता, कि वो दिखना भी चाहिए कि वाकई ही जस्टिस हुआ है। ओके, ये चीज इसको जो है जरूर समझना है आपने। ठीक है जी। अच्छा, तो जैसा मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंटिनल है, वो बचाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। एंड ये देखिए कि राइट टू गेट रिड्रेस फ्रॉम कोर्ट इज इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट। ओके, कोर्ट से रिड्रेसल लेना है इटसेल्फ ए फंडामेंटल राइट है, और सुप्रीम कोर्ट की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही सही हमारे जो है राइट्स को बचाने के लिए। अब फिर जो प्रेजेंट जो मुद्दे आ रहे हैं वो इन्होंने हाईलाइट किए हैं, क्या क्या गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो पहली चीज देखिए कि रिपीटेडली फेलियर हो रहा है, पब्लिक गेज के अंदर सारी चीजें आ रही हैं। ओके, और मामला इन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर से शुरू किया। कैसे? मास्टर ऑफ रोस्टर के ऊपर जो है क्वेश्चंस उठाए थे सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस ने। ओके, ये आप अपने आंसर में जरूर मेंशन करना। ठीक है ना। सपोज आप लिखो कि जुडिशरी के अंदर डिक्लाइन क्या हो रहा है, सपोज अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आता है, देन यू हैव टू पॉइंट आउट कि सुप्रीम कोर्ट जजेस उन्होंने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी कि मास्टर ऑफ रोस्टर के अंदर जो है उन्होंने कुछ क्वेश्चंस उठाए थे कि चीफ जस्टिस अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे। ओके, ये बात। अच्छा, फिर ये बोल रहे हैं कि जो भी चीफ जस्टिस अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स यूज करते हैं वो फेयर और जस्ट मैनर में होनी चाहिए। ओके, ये इन्होंने बताया है यहाँ पे कि ये जो एलोकेशन ऑफ केसेस होता है वो सिलेक्टिव नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे हाईली सिलेक्टिव थे, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, कैसे सिलेक्टिव थे? फिर उन्होंने बताया कि देखिए अयोध्या केस, राफेल केस, बिरला सहारा केस, ठीक है, ये सारे मामले, इसके अंदर जो भी डिसीजन आया वो एग्जीक्यूटिव की फेवर में आया, ये इन्होंने बताया है। देखो ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो दवे साहब है इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। कोर्ट ने जो है जरूर फैक्ट्स जो है उनके बेस पे अपना डिसीजन दिया होगा। तो अगर आपको ये बात पॉइंट आउट भी करनी है, इवन इफ यू वांट टू पॉइंट इट आउट, ठीक है ना, हेलो, am I audible? Hello, am I audible to all? Am I audible?
Hello, am I audible? So, hello. So you have to wait for 1 minute. अभी सेशन हम जो है रिज्यूम करेंगे. Okay, we'll resume this session. You have to just wait for 1 minute. हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल टू यू? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? ओके, सो नाउ विल कंटिन्यू आवर सेशन. ठीक है, तो देखिए अब वापस जो है सेशन स्टार्ट हो रहा है. ये तो थोड़ा डिसरप्शन हो गया था, लाइट चली गई थी. सो अभी जो है हम इसको रिज्यूम कर रहे हैं सेशन को. चलिए, हाँ, तो बात यहाँ पे पहुँची थी कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने इन मुद्दों को उठाया. ठीक है, और यहाँ पे फेवर एग्जीक्यूटिव की फेवर में एक तरीके से फैसले आए, ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है. सो इफ यू वांट टू राइट दिस पॉइंट ना, तो आप अपनी लैंग्वेज मत यूज करना, आप सिर्फ ये आंसर में लिख देना कि दवे साहब ने ऐसा बोला है. ओके, थजुमा मास्टर ऑफ रोस्टर इज रेफर टू द प्रिविलेज ऑफ चीफ जस्टिस टू कॉन्स्टिट्यूट बेंच टू हियर केसेस. ओके, अच्छा, उन्होंने आंसर दे दिया. ठीक है ना, आई हैव एक्सप्लेन्ड दैट पॉइंट ऑल्सो इन स्टार्टिंग कि मास्टर ऑफ रोस्टर एग्जैक्टली होता क्या है. देखो सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैसे बेंच बने और किस बेंच में कितने जज हों, और वो जज जो हैं वो कौन से केसेस सुनेंगे. ओके, ये पूरा मामला है. ठीक है, तो इसको बोल देते हैं मास्टर ऑफ रोस्टर. ओके, सो एम आई ऑडिबल टू ऑल? एक बार आप प्लीज मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर यस लिख के. ठीक है, चलिए, तो ये पूरी कहानी है. अब हम आगे बढ़ते हैं कि कोर्ट रिफ्यूजेस टू डिसाइड ऑन चैलेंज टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 और हिबिस कॉर्पस के जो केसेस हैं ये यहां पे पेंडिंग हैं. ओके, दीज केसेस आर पेंडिंग. ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिस पे अभी सुनवाई नहीं हो रही है. ओके, और बाकी मुद्दे वो सुन रहे हैं. अच्छा, अब फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम फुल स्ट्रेंथ की बात करें तो मैक्सिमम 34 जजेस होते हैं, लेकिन फंक्शनल जो हैं वो 30 के अराउंड ही होते हैं यहाँ पे. ओके, क्योंकि रिटायर होते रहते हैं जजेस वगैरह हमारे. तो ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है. अब बात ऐसी है कि ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है. तो जैसे इन्होंने पॉइंट किया कि ऑल जितने भी अडानी ग्रुप से रिलेटेड मामले थे, 8 केस के राउंड थे, वहाँ पे जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं वो उस बेंच को प्रिजाइड कर रहे थे. ये इन्होंने पॉइंट आउट किया है. ओके, इट मींस मास्टर ऑफ रोस्टर का कहीं ना कहीं मिसयूज जो है यहाँ पे देखने को मिलता है. अच्छा, डिस्टर्बिंग इवेंट्स की इन्होंने बात की. ठीक है, कैसे डिस्टर्बिंग इवेंट्स? देखो, अरुणाचल प्रदेश के सीएम जो हैं उन्होंने सुसाइड नोट के अंदर जो है जो उस टाइम के चीफ जस्टिस थे उनका नाम मेंशन किया था. ओके, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम मेंशन किया था, 2 सीनियर मोस्ट जजेस का नाम मेंशन किया था सुप्रीम कोर्ट के. ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने सुसाइड कर लिया था. देखो, तो उस केस में जब उनकी वाइफ ने सीबीआई इंक्वायरी की मांग की तब जो है कोर्ट ने नहीं मानी वो डिमांड. और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई ही उसको देख रहा है, जबकि सुशांत सिंह राजपूत के केस में कोई सुसाइड नोट भी नहीं है. ओके, ये चीज़ें हाईलाइट करते हैं कि कैसे जुडिशरी काम कर रही है. तो आर्बिट्रेरीली चीज़ें की जा रही हैं. ठीक है ना, आर्बिट्रेरीनेस है वो इन्होंने पॉइंट आउट की है. ओके, अच्छा, फिर जस्टिस दीपक मिश्रा का इन्होंने एग्जांपल दिया कि कैसे मेडिकल कॉलेज स्कैम एक ओडिशा के अंदर हुआ था और उसके अंदर जुडिशरी के भी मेंबर्स जो हैं उनका नाम आ रहा था, कुछ रिटायर्ड जजेस का भी नाम उसके अंदर आ रहा था उस चार्जशीट के अंदर. अब
कुछ लोग कह रहे थे कि उनका भी उसमें नाम था, तो वो जिसके अंदर जज का खुद का नाम है उसको कैसे खुद जो है सुन सकते हैं? ओके, ये गड़बड़, ठीक है। अच्छा, फिर सेक्सुअल हरासमेंट का केस था चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के ऊपर, उनके अंदर भी जो कंप्लेनेंट ने चार्जेस फ्रेम किए थे उनकी सुनवाई के अंदर जस्टिस गोगोई खुद ही उस बेंच के अंदर थे। ओके, ये गड़बड़ आ गई थी। तो इससे पता लगता है कि कैसे जुडिशरी काम कर रही है, वाकई सवाल उठाए जाने चाहिए, ठीक है जी। बाद में जो है उन्होंने कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट विड्रॉ कर ली थी, क्योंकि प्रेशराइज करके और बाकी चीज़ें जो हैं वो ज़रूर की जाती हैं यहाँ पे। तो ये गड़बड़ है हमारी जुडिशरी में जो साफ नज़र आ रही है। अच्छा, प्रेजेंट जो जस्टिस बोबडे की बात है, उन्होंने ये कह रहे हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन एक्सेप्ट कर लिया पीके मिश्रा से, ठीक है जी, जो कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। अब बात ऐसी आती है कि क्या जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कुछ भी लेना चाहिए? जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ओके, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये है इंपॉर्टेंट शब्द। अब इसके अंदर नेशनल एनजेएसी का केस आपको याद है, किसी ने सुना है उसके बारे में? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ओके, ये गवर्नमेंट बनाने का सोच रही थी कि कैसे जो है जुडिशरी के अंदर जजेस की अपॉइंटमेंट की जाए। तो जुडिशरी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया था। क्या रीजन दिया था? कि ये जो है जुडिशियल इंडिपेंडेंस को खतरा पहुंचाएगा, क्योंकि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के अंदर एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर्स थे। ओके, इसको लेके जुडिशरी ने डिसीजन दिया था कि ये जो चीज आप बनाने जा रही है सरकार, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वहां पे जुडिशरी ने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ऐसे ऊपर रखा था। लेकिन प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखो तो हमारे जजेस ये पाए गए हैं कि कोई राज्यसभा का मेंबर बन रहा है, कोई गवर्नर बन रहा है, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंटली काम कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जीक्यूटिव के फेवर के अंदर डिसीजन जब देने हों तो वो कुछ बेनिफिट्स ले रहे हों? ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, और इसको बोल देते हैं क्विड प्रो क्वो, ये इसको बोलते हैं। गिव एंड टेक का कुछ यहां पे चीजें सामने नजर आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। दुष्यंत दवे ही ऐसा बोल रहे हैं, और इसलिए आप ये श्योर नहीं कर सकते कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जो है वो काम कर रही है। पब्लिक डोमेन में एकदम ये दिखना चाहिए कि जुडिशरी बिल्कुल निष्पक्ष है, उसके लिए ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि कहीं से भी ये ना लगे लोग बिल्कुल ट्रस्ट करें जुडिशरी को, 110% ट्रस्ट होना चाहिए वो। ये बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए कि जुडिशरी जो है कहीं पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, अदरवाइज जस्टिस पे उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं प्रेजेंट कोरोना क्राइसिस के टाइम भी, और सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं गड़बड़ करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पूरे बेंचेस जितने बैठने चाहिए उतने नहीं बैठ रहे हैं। ओके, ये सब। सो उमेश सर, इस पॉइंट को मेंस में लिख सकते हैं क्या? किस पॉइंट को? इस पॉइंट को जरूर लिख सकते हो आप, ओके, पॉइंट को जरूर लिख सकते हो, बट उसके अंदर आपको ना दूसरे जजेस को कोट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको ये बताता हूं, जस्टिस चलमेश्वर, ओके, जस्टिस चलमेश्वर, ठीक है, ये भी सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इनको आप कोट करो, इन्होंने लिखा था, इन्होंने ये बात कही थी, ओके, इनको आप कोट करो अपने एग्जाम आंसर के अंदर। इन्होंने ये कहा था कि जुडिशरी जो है, अगर ये दिखना चाहिए कि जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, तो किसी भी जज को जो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं लेने चाहिए। ओके, तो पोस्ट रिटायरमेंट जो एक तरीके से ये जो गवर्नर बनाए जाना, राज्यसभा का मेंबर बनाए जाना, ये सारी चीजें नहीं लेनी चाहिए। तो जस्टिस चलमेश्वर को आप कोट करोगे, ये भी रिटायर हुए थे अभी थोड़े दिन पहले। वो जो फोटो मैंने दिखाई थी ना 4 जजेस वाली, ओके, उसके अंदर जस्टिस चलमेश्वर का भी नाम था। तो ये देखो, ये हैं आपके जस्टिस चलमेश्वर, ठीक है जी, ये आपको समझना है। तो इन्होंने ये कहा था, और इन्होंने कोई भी ऐसे जो है चीजें नहीं ली हैं सरकार से, तो इनको आप कोट करो। इस पॉइंट को लिखना चाहते हो ना, तो इनकी वर्डिंग्स में लिख दो, ठीक है। और ये एग्जाम्पल भी हैं भाई, रोल मॉडल हैं ये एग्जाम्पल सेट किया है इन्होंने, ओके, तो ये भी आप पॉइंट आउट कर देना। चलिए, तो ये सारी चीजें हैं, और मल्टीपल एरियाज ऐसे हैं जहां पे कोर्ट की फंक्शनिंग के ऊपर सवाल उठाए गए हैं, ठीक है।
और यहाँ पे एक था कि कैसे जो है निज़ामुद्दीन मरकज़ को लेके जो है जब अफवाहें फैलाई गई थी मीडिया के अंदर, और तब जो है कोर्ट ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया था। ओके, तो ये कोर्ट को ज़रूर करना चाहिए था, दिखना चाहिए था कि वो माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो फाइनली ये यही लिखते हैं कि कोर्ट नीड्स टू रीएड्रेस इट्स रोल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रोल है उसको रीएड्रेस करे, ठीक है, इंट्रोस्पेक्ट करे। इंट्रोस्पेक्शन इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड राइट नाउ। और बहुत से जितने भी रिनाउंड आप मान के चलिए जो लीगल फर्टर्निटी के लोग हैं, उन्होंने ये बिल्कुल बोला है कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है जुडिशरी के अंदर प्रेजेंट सिनेरियो में। सो नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, बेनिफिट्स ऑफ कार्बन टैक्स। ओके, सो ये आपका एक एडिटोरियल है कि कार्बन को कैसे हमें कम करना है। बेसिकली CO2 को कम करने की बात यहाँ पे कही है। ओके, और यहाँ पे एक ये तरीका होता है कि आप उसे मोनेटाइज कर दो, ठीक है, मोनेटाइज करोगे तो चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। बिजनेस बना दो कि कार्बन कम एमिट कर रहे हो तो वो आपके बिजनेस का पार्ट है, आप उससे पैसा कमा रहे हो, ये आपको फैसिलिटेट करना होता है। और देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। सो चाइना जो है लार्जेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर है। ओके, नो डाउट उन्होंने एक चीज डिसाइड कर ली है कि बिफोर 2060 वो जो है जीरो कार्बन पे आ जाएंगे। जीरो कार्बन इन द सेंस कि वो जितना कार्बन रिलीज करेंगे उतना ही वो वापस जो है उसको अब्जॉर्ब भी कर लेंगे, ठीक है ना, ये उन्होंने बताया, कार्बन न्यूट्रलिटी जिसे बोल देते हैं। तो चाइना का टारगेट है। अब बात है कि चाइना ने जब टारगेट रख दिया तो अब लोग इंडिया और US और बाकी जितने भी एमिटर्स हैं उनके ऊपर देख रहे हैं। ओके, तो इंडिया 3rd नंबर पे है एमिशंस के अंदर, ठीक है, पर कैपिटा एमिशन हमारा नो डाउट बहुत कम होता है, बट अगर हम उसको क्वांटिटेटिवली देखें, ठीक है, होलिस्टिक वे में, तो हम अभी भी 3रे नंबर पे आते हैं, ठीक है जी, ये बात। अच्छा, अब IMF ने एक पॉइंट क्या किया है कि यूरोपियन यूनियन वो कार्बन टैक्स लगा रहे हैं अपने इंपोर्ट के ऊपर। जो भी चीज यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करेगा उसके ऊपर जो है वो कार्बन टैक्स लगाएंगे। ओके, अब इंडिया काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट करता है यूरोपियन यूनियन को, तो इंडिया को भी अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे लाया है इन्होंने। ओके, अच्छा, इंडिया की रैंकिंग कितनी है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के अंदर? 5th नंबर पे इंडिया रैंक कर रहा है, मतलब हम काफ़ी वल्नरेबल हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, अगेन ये स्टैटिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंट है। बिटवीन 1998 एंड 2017 डिजास्टर हिट कंट्रीज ने कितना लूज किया है, देखो $2.9 ट्रिलियन के अराउंड डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस उनको हुए हैं। ओके, तो अगर आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ऐसे लिख रहे हो तो वहां ये जरूर मेंशन करना, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की भी इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, और यही जो है इन्होंने पॉइंट आउट किया है। तो फाइनली ये लिखते हैं कि ठीक है, एयर पोल्यूशन कम हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी जो है एयर पोल्यूशन वापस जो है अपने पुराने लेवल पे आ जाएगा। ओके, सो इसीलिए डीकार्बनाइजेशन की एक ड्राइव की हमें ज़रूरत है, नो डाउट हमें बिल्कुल कम करना है। इंडिया ऑलरेडी उसको लेके आगे बढ़ चुका है। हमने टारगेट क्या रखे हैं, देखिए कि 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी हमारी नॉन फॉसिल फ्यूल से हम बनाएंगे बाय 2030, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। अच्छा, लोअरिंग द रेशियो ऑफ एमिशंस टू GDP बाय 1/3 फ्रॉम 2005 लेवल, ये हमारा टारगेट है। तो हमारे टारगेट ऑलरेडी हमने काफ़ी अच्छे रखे हैं। नाउ द टाइम इज कि उसको अब इंप्लीमेंट किया जाए, और एक स्मार्ट अप्रोच बताई है इन्होंने, वो है प्राइसिंग कार्बन। ओके, कि या तो टैक्स करो, कि परसुएड करो आप कंपनीज को कि वो क्लीन मेथड्स यूज करें, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन मेथड्स, ओके, इनका यूज करें प्रोडक्शन के अंदर। इस चीज को गवर्नमेंट को जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, और उसी को लेके एक सजेशन आता है एमिशन ट्रेडिंग। ओके, इसका क्या मतलब है, सेटिंग अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अलाउएबल इन्फ्लुएंस फॉर इंडस्ट्रीज और परमिटिंग दोज विद लो एमिशंस टू सेल देयर एक्स्ट्रा स्पेस। ओके, ये आइडिया प्रपोज किया गया है। कैसे किया गया है, देखो, सपोज मेरी फर्म को अलाउड है 100 यूनिट तक मैं पोल्यूशन कर सकता हूं, और मेरी फर्म 50 यूनिट ही पोल्यूट करती है, तो बाकी का 50 बचा वो मैं बेच दूंगा मार्केट के अंदर, ठीक है ना, मेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उस सर्टिफिकेट को मैं बेच दूंगा। कौन खरीदेगा, एक ऐसा यूनिट है जो 150 पोल्यूशन कर रहा है लेकिन अलाउड 100 है, तो उसका भी भला हो जाएगा, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं आगे अपना बिजनेस बढ़ा लूंगा। ओके, ये है ट्रेडेबल आइडिया। ऐसे आप एमिशन को ट्रेड कर सकते हो सर्टिफिकेट इशू करके। ओके, और ये बाकी जगहों पे चल भी रहा है, वही इन्होंने पॉइंट आउट भी किया है।
अच्छा, दूसरा एक मॉडल है, मतलब जैसे इन्होंने बताया कि कार्बन ट्रेडिंग चाइना में काफ़ी जो है सक्सेसफुल रही है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिकन स्टेट्स के अंदर भी अच्छा सा इन्होंने काम किया है, तो एक तरीके से हम इसे इंडिया में भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, दूसरा आइडिया है कार्बन टैक्स, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाया जाए। तो जैसे फॉसिल फ्यूल के कंजम्पशन के ऊपर कार्बन टैक्स लगाओ आप। ओके, और कनाडा, स्वीडन उन्होंने लगाया है, ठीक है, और एस्टिमेट कितना कर रहे हैं वो कि इससे बाय 2022 वो 80 to 90 मिलियन टन तक जो है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्ट उसको एमिशन को घटाएंगे। ये उन्होंने एक तरीके से लिमिट दी है। ये काफ़ी अच्छा स्टेप है कार्बन टैक्स वाला, हम भी इस पे सोच सकते हैं, ठीक है। और फिस्कल गेन्स की अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे खासे फिस्कल गेन है। तो ये कैसा बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर सपोज अगर हम 35 पर टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के हिसाब से $35 इतना कार्बन टैक्स लगाएं तो ये 2% ऑफ जीडीपी के अराउंड जो है हमें बेनिफिट दे देगा। ओके, बहुत बड़ा एक तरीके से इम्पेटस है हमारे लिए, अच्छा खासा हमारे पास पैसा आ जाएगा। लेकिन बात यह है आपको इकोनॉमी को भी चलाना है। अगर टैक्स लगा दोगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ बिजनेस भी तो बढ़ेगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा, आपका प्रोड्यूस जो है, आपका प्रोडक्ट जो है वो अनकॉम्पिटेटिव भी तो हो जाएगा। ओके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है। फिर ये कुछ कह रहे हैं कि लार्ज बायर होने का एक फ़ायदा होता है, वो इंडिया को यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। लार्ज बायर, इंडिया जो है लार्ज बायर है किसका? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ओके, क्रूड पेट्रोलियम का। तो इंडिया ये बोले सऊदी अरेबिया को कि हम तुमसे पेट्रोल तो ले लेंगे बट तुम्हें जो है क्लीन मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे अपने वहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन के लिए। ओके, ये टर्म को इन्होंने यूज़ किया है मोनोसोनी, इस टर्म का मतलब ये है, ठीक है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे मैंने वैसे एडिटोरियल में कहीं मेंशन नहीं थी, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन अपनी तरफ से ऐड की है, मार्केट कंडीशन इन विच देयर इज ओनली वन बायर। ऐसी मार्केट कंडीशन जिसके अंदर सिर्फ एक ही बायर हो, मतलब वो मोनोपोली हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये तो ये कहानी है। ओके, अब बात ये कह रहे हैं कि इसका बेनिफिट होगा डिप्लोमेसी, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, इन सब चीज़ों को भी हमें यूज़ करना चाहिए, एज अ टूल यूज़ करना चाहिए चीज़ों को क्लीन करने के लिए। ये कुछ आइडियाज़ जो हैं इन्होंने सजेस्ट किए हैं और इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि चीज़ें बदल जाएंगी। तो मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच, टैक्स लगाना या कार्बन को ट्रेड करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने सजेस्ट की हैं और यही आप अपने आंसर में भी लिख देना, ठीक है, कि मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच होगी। भाई जो बिजनेस ही बना दो ना क्लीन एनर्जी यूज़ करना, उससे अच्छा क्या है, वो अपने आप जो है सेल्फ मोटिवेशन हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें। यस, मोनो मीन्स ओनली वन बायर, आई हैव रिटन दैट ना, मार्केट कंडीशन इन विच देयर इज ओनली वन बायर, ठीक है, मतलब आप ही हो ना उस डोमिनेटिंग पोजीशन में, आप ही हो उस डोमिनेटिंग पोजीशन में। ओके, तो अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें तो भारत सरकार ही तो है सिर्फ जो खरीद रही होती है सऊदी अरेबिया से, कोई और बाकी फर्म्स अलग से जाके थोड़ी ना ऑयल खरीदती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें, ओके, मतलब एक तरीके से मोनोपोली होगी, आप मोनोपोली वाले बायर हो जाओगे। ओके, ये ताकि आप इन्फ्लुएंस कर सको, ये एंगल था। सो नाउ आई विल एंड द सेशन। कुछ डिसरप्शन हो गया था, लाइट चली गई थी उस वजह से। ओके, तो किसी ने सजेस्ट किया कि इससे पहले वाला वीडियो, हाँ, वो मैं मर्ज करके डालूंगा, कोशिश करूंगा सारी रिकॉर्डिंग जो है वो एक साथ ही आ जाए। ओके, सो नाउ आई एम एंडिंग द सेशन, गुड बाय, क्योंकि अभी टेक्निकल काम बहुत कुछ करना बाकी है। ओके, सो कल देखेंगे, आज शाम को भी मिलेंगे हम लोग 9 बजे, जो है एडिटोरियल एक और डिस्कस किया जाएगा बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर के अंदर, अगर कुछ अच्छा आया होगा तो वो, अदरवाइज फिर इंडियन एक्सप्रेस या किसी और न्यूज़पेपर से। ओके, सो 9 बजे रात को हम लोग फिर जो है आज मिलने वाले हैं। थैंक यू।